हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। एनसीईआरटी की हमारी इस लेक्चर सीरीज में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 11th क्लास का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। इसके बाद हम ये 11th क्लास से, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, किताबें थोड़ी गंभीर हो जाती हैं, चर्चा थोड़ी सी गहन हो जाती है और पहला चैप्टर है थोड़ा अपेक्षाकृत आसान है। इसके आगे थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए। मुश्किल अगर नहीं होगी तो मेरे होने का फायदा क्या है। अगर मैं हूं तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं आपको हर मुश्किल चीज को एकदम सरल करके, आसान करके, रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स के साथ, रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो भाई हम बात कर रहे हैं क्लास 11th में अभी, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में, या बेसिकली जब हम आजाद हुए, जब हमको स्वतंत्रता मिली, तो हमारी आर्थिक दशा कैसी थी, इसके बारे में हमने अपनी चर्चा शुरू की। सामान्य आर्थिक दृष्टिकोण पे हमने चर्चा की, कृषि क्षेत्र पर हमने चर्चा की, औद्योगिक क्षेत्र पर हमने चर्चा की और थोड़ी सी जनसांख्यिकीय क्षेत्र पर हमने चर्चा की। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मेरे को एक नई किताब में पढ़ रहा था, उससे मिला, तो मुझे लगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आज हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरह से आज हम खत्म करेंगे। तो हमारा आज 11th क्लास का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई दिवाली के अवसर पर अगर आपके दिमाग में अब भी कोई कंफ्यूजन है कि भाई यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, कौन सी ना पढ़ी जाएं, तो कंफ्यूजन को समाप्त करने का समय आ गया है। स्टडी IQ IAS की 18 हिंदी किताबों का सेट है। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे 4299 का आपको मिल जाएगा। ये किताबें ले लोगे तो इसके अलावा और कोई भी पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज ही लीजिए और ये किताबों का कंफ्यूजन खत्म कीजिए कि ये वाला पब्लिशर अच्छा है कि वो वाला अच्छा है, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, सोचो ही मत। स्टडी IQ की 18 किताबें खरीद लो और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और साथ के साथ अगर आप जो है मान लीजिए एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं, ये बहुत कॉमन समस्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो एनसीईआरटी को लेकर बड़े चिंतित होते हैं कि एनसीईआरटी को जो है हम कैसे पढ़ें, कुछ पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या काम का है और क्या नहीं। एनसीईआरटी की 5 किताबों का सेट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भाई ये 5 किताबों का जो सेट है, इसमें जो भी एनसीईआरटी में काम का है हमने इसमें कंपाइल कर दिया है। AJ लाइव कोड लगाओगे 1199 रुपए का मिल जाएगा। तो 1200 रुपए में केवल आपको एनसीईआरटी का सेट मिल जाएगा। प्रॉब्लम ही खत्म। एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सोचना ही नहीं, बस ये पढ़ लो, काम खत्म। ठीक है, तो जो भी सही लगे वो आज ही ले लीजिए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो पिछली क्लास तक आपको मैंने बताया था कि अंग्रेजों के जमाने में किस तरह से हमारी जो जनसांख्यिकीय स्थिति थी, यानी कि जो डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया थी, वो कितनी खराब थी। हम सभी जानते हैं कि भाई बच्चे जो होते हैं 218 के आसपास हमारी क्या बोलते हैं बाल मृत्यु दर थी। 1000 बच्चे पैदा हुए, 218 बच्चे उनमें से तभी मर गए। ठीक है, जनसंख्या, जीवन प्रत्याशा हमारी 32 वर्ष थी। साक्षरता हमारी कितने 18% थी, कितनी थी 16%। साक्षरता 16% थी। महिलाओं की 7% थी, 7% थी। तो हमारी क्या स्थिति थी वो हम जानते हैं। अब इसमें एक छोटा सा बिंदु बस मेरे को ऐड करना था, जो मेरा भी डाउट अभी कुछ दिनों पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे को खुद को एक जानकारी मिली, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। ये हम अक्सर कहते हैं, लेक्चर नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा आज कौन सा है, एक बार देख लें लेक्चर नंबर कौन सा है ताकि उसमें गलती ना हो। चलिए, एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो उसका क्या करें। हाँ, 29 है आज। चलिए, मिल गया। तो आज लेक्चर नंबर 29 है। तो एक चीज जो हम हमेशा कहते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में भारत की जीवन प्रत्याशा जो है वो करीब 32 वर्ष थी। कि सुनने में बहुत अजीब नहीं लगता कि यार 32 वर्ष तो मतलब बहुत ही कम है यार। यानी कि क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी एक औसत भारतीय जो है वो 32 वर्ष की आयु में मर जाता था।
मतलब इसका मतलब तो यही हो गया ना, अगर हम कह रहे हैं कि भारत की औसत जीवन प्रत्याशा जो है, जो अभी 67 वर्ष तक आ गई है, 67-68 वर्ष, 70 के आसपास पहुंच गई है, और उस समय की जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, यानी कि 32-33 साल की उम्र तक आते आते एक औसत भारतीय की मृत्यु हो जाती थी। यानी कि औसतन भारत में बुढ़े लोग होते ही नहीं थे, 40 से 45-50 साल से ऊपर के लोग नगण्य होंगे। इसका मतलब तो यह हो गया, पर ऐसा है नहीं। अभी आजकल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं जिसका नाम है व्हाई वी डाई। ये एक नोबेल लॉरिएट है वेंकी रामाकृष्णन, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो वो इस बारे में बताते हैं कि ये 32 वर्ष जो है वो इसलिए भी थी क्योंकि याद रखिए कि हमारे यहां इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी 21.8% थी। तो करीब करीब 20% से ऊपर लोग तो हमारे यहां पैदा होते ही मर जाते थे। तो भाई आप सोचिए, आप 100 लोगों की एज जोड़ रहे हैं कि भाई कितने साल जिएंगे ये, उनमें से 21-22 लोग तो 0 वर्ष जी रहे हैं। तो बात आप समझ रहे हो, यानी कि करीब करीब 25% इजाफा तो आप इसमें तुरंत ही कर सकते हैं। ये 32 वर्ष ऐसा नहीं है कि 32 वर्ष पे एक औसत भारतीय मर जाता था। औसत भारतीय तब भी 40-45 साल के बाद ही मरता था, मतलब क्योंकि महामारियां बहुत फैलती थी, उसका एक कारण है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक सामान्य भारतीय जो होता था, जो एक सामान्य जीवन जी रहा होता था, वो 50-55-60 साल तक जीता था। उस जमाने में भी ऐसा नहीं है। ये बात वेंकी रामाकृष्णन साहब कहते हैं। वो कहते हैं बहुत बड़ा प्रभाव एक तो इसका पड़ता है कि हमारे यहां जो शिशु मृत्यु दर थी, हमारे यहां शिशु मृत्यु दर जो थी वो क्योंकि इतनी ज्यादा थी, तो 21.8% लोग तो 0 वर्ष की उम्र में मर जाते थे। इसके अलावा महामारियां बहुत फैलती थी कि भाई महामारी फैली, उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब मर गए। तो यार महामारियों के कारण, तो इसके कारण क्या है, एक सामान्य अगर कोई महामारी नहीं हुई वगैरह, तो एक औसत भारतीय जो है वो 50 साल के आसपास जीता था। यह बात वेंकी रामाकृष्णन साहब कहते हैं। यह बात क्लियर हुई। एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे लगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि अरे 32 साल के ऊपर तो कोई जीता ही नहीं था या गिनती के लोग जीते थे, ऐसा नहीं है। तब भी लोग एक उम्र तक जी लेते थे, लेकिन महामारी का शिकार हो जाते थे या फिर जो है वो निश्चित तौर पे शिशु मृत्यु दर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। ठीक है, ये एक एडिशनल पॉइंट है पिछले लेक्चर में। अब आगे शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के लिए ये लेक्चर हमारे को क्या कहता है। चलिए साहब, अब आते हैं व्यावसायिक संरचना में। व्यावसायिक संरचना मतलब आपके देश की कितनी आबादी कौन सा काम कर रही है। तो इसमें अंग्रेजों के आने से ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। आप देख सकते हैं औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपात विभाजन में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। अरे भाई, आता भी कैसे भाई? बड़ा परिवर्तन तब आएगा ना जब आप देश के औद्योगिक जो आपका ये कह सकते हैं हम, जब आप देश के औद्योगिक संरचना में कोई फर्क करोगे। अभी आप देश के उद्योग धंधों में पैसा लगाओगे, निवेश करोगे, नए उद्योग स्थापित करोगे, तब तो लोग वहां जाके काम करना शुरू करेंगे। लेकिन जब आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो जैसे लोग काम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। तो आप देखेंगे औद्योगिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया। बहुत ज्यादा अच्छा डेटा हमारे पास उस कालखंड का है नहीं, ये बात हम जानते हैं। अंग्रेजों का ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, बहुत ज्यादा ऐसा कोई बहुत अच्छे टूल्स, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक तरक्की भी नहीं हुई थी कि हम कुछ बहुत अच्छे से बता पाए कि भाई कौन क्या कर रहा है, कितने % लोग क्या कर रहे हैं। तब भी अगर आप देखें व्यावसायिक संरचना में कृषि 70-75% लोग, विनिर्माण में 10% और सेवा क्षेत्र में 15 से 20%। तो अगर आप देखें व्यावसायिक संरचना की अगर हम बात करें, तो एक इंपॉर्टेंट बात व्यवसायिक संरचना में क्या है कि अंग्रेजों के जमाने में यानी कि औपनिवेशिक काल में कोई खास परिवर्तन नहीं। औपनिवेशिक काल में कोई खास परिवर्तन इसमें नहीं आया और भारत एक कृषि प्रधान देश था जब अंग्रेज आए थे और एक कृषि प्रधान देश ही रहा जब अंग्रेज गए। तो क्या इसमें व्यवसायिक संरचना भारत की थी? कृषि में एक औसतन 70 से 75% लोग थे। आपके विनिर्माण में सबसे कम लोग तब भी थे और सबसे कम लोग बाद में भी रहे 10%। और बचे हुए लोग जो है आपके सेवा में, आप ये मान लीजिए 20 से 25% लोग आपके सेवा क्षेत्र में काम कर रहे थे। और देखिए ये वाला जो गैप है ना बेटा, ये जो आपका विनिर्माण में लोग 10% ही रह गए, ये वो गैप है जिसको भारत सरकार आज तक भरने का प्रयास कर रही है। जो हम मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ये सारी चीजें करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है कि भारत में विनिर्माण बढ़े। देखिए इस बात को समझिए कि अंग्रेजों का जो एक, जिसके लिए मैं अंग्रेजों को वास्तविकता में अपराधी मानता हूं कि अंग्रेज जो हैं
वो अपराधी क्यों माने जा सकते हैं इस प्रक्रिया में, क्योंकि ये वो टाइम भी था जब पूरी दुनिया में औद्योगिक गतिविधियां जोर शोर से चल रही थी, उनके अपने देश में चल रही थी। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, कि ऐसा नहीं है कि ये कोई सामान्य कालखंड होता तो मैं कहता कि चलो भाई जैसा देश मिला था वैसा ही छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, ज्यादा परिवर्तन नहीं किया डेमोग्राफिक में इन्होंने, ठीक है। लेकिन जिस समय वो रहे, ये समय दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ा क्रिटिकल था। दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो अपना स्वरूप बदल रही थी, वो अपने एक बहुत ही पारंपरिक अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनसे परिवर्तित होकर वो क्या बन रही थी, धीरे धीरे एक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में तब्दील हो रही थी, उसमें परिवर्तित हो रही थी। तो इस दौड़ में अंग्रेजों ने भारत को कभी शामिल ही नहीं किया। अगर आप समझ रहे हैं इस बात को, अगर मान लीजिए अंग्रेज 12वीं सदी में आए होते और 14वीं में चले गए होते तो मैं इस चीज के लिए उनको दोष नहीं देता, लेकिन वो जिस समय आए और जिस समय गए, जिस तरह से वो 17वीं सदी में आए और 19वीं सदी में 20वीं सदी में गए, उसके लिए मैं इसको उस समय में इसका दोष मैं उनको जरूर दूंगा, क्योंकि ये उनका काम था। अगर वो उस समय भारत के शासक थे तो उस समय जब दुनिया भर में विनिर्माण एक तरक्की कर रहा था, उन्होंने भारत में विनिर्माण को तरक्की नहीं करने दी, कोई ध्यान नहीं दिया भारत के विनिर्माण पे, और लगभग ऐसी ही व्यवस्था बनी रह गई भारत में। और याद रखिएगा, इस पूरे टाइम में आपकी आबादी तो बढ़ रही थी, जनसंख्या तो आपकी बढ़ रही थी, जनसंख्या पे तो कोई खास रोक लगी नहीं थी, तो आपका कृषि क्षेत्र जो है उसमें अत्यधिक लोग लगे हुए थे, उसमें अत्यधिक भागीदारी आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिली। ये बात क्लियर है, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक भागीदारी आपकी थी, लोग बढ़ते चले गए, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऐसे लोग जो कृषि में काम तो करते रहते हैं लेकिन उनके काम का कोई खास मतलब नहीं होता, उनके काम का कोई तात्पर्य नहीं होता, ठीक है। ये जो होता है ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्यवस्था जो है ये यहां पर लगी रही, ये बात एकदम स्पष्ट है। तो इसके लिए आप अंग्रेजों को निश्चित तौर पर दोषी मान सकते हो, ना, मतलब आप उनको लाइटली मत लीजिए। मैं कई बार डिबेट सुनता हूं लेकिन अंग्रेजों की भी उतनी गलती नहीं थी। नहीं भाई, हमारे साथ जो उन्होंने किया वो पूरी तरह से क्रूरता थी, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया। भारत में कुछ जगह जो मद्रास प्रेसिडेंसी की जगह है, जो आजकल क्या है तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, और मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की क्षेत्रक पर निर्भरता में कमी आ रही थी, लेकिन बाकी जगहों पर ज्यादा हुई। तो कुछ ही क्षेत्र भारत के ऐसे थे, केवल एक मद्रास प्रेसिडेंसी वाला जो क्षेत्र था, मद्रास प्रेसिडेंसी, उस समय बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी होती थी भाई, दक्षिण भारत लगभग पूरा इसमें आ जाता था। आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी जो है ये जो है यहां पर उद्योग धंधों का विकास हुआ, आपके मुंबई और बंगाल में विकास हुआ उद्योग धंधों का कुछ हद तक, लेकिन बस ऐसे ही कुछ पॉकेट्स में ही उद्योगों का विकास होकर रह गया, बाकी कुछ जगह आपको ज्यादा औद्योगिकीकरण होता हुआ दिखा नहीं। और भारत की व्यावसायिक संरचना जैसी थी अंग्रेजों के पहले वैसी ही बाद में भी रह गई, ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं उस चीज पर जहां पर वास्तविकता में अंग्रेजों को थोड़ा सा तरक्की का श्रेय दिया जाता है, वो है आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। ये कहा जाता है कि यार अंग्रेजों ने भारत में आधारभूत संरचना का विकास तो किया। यह कहा जाता है कि भाई अंग्रेजों को आप कितना भी कुछ भी कह लो, लेकिन भारत में कई सारी ऐसी आधारभूत संरचनाएं हैं जो अंग्रेज बना के गए और वो हम आज तक प्रयोग कर रहे हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, ये बात सही है। उसके पीछे उनका लक्ष्य क्या था इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन तब भी अंग्रेजों ने आधारभूत संरचना का विकास किया, इसमें कोई डाउट आप नहीं कह सकते। तो अंग्रेजों ने क्या किया, आप देखिएगा, भारत में जैसे रेल, पत्तन, जल परिवहन, डाक तार आदि का विकास हुआ। अब यह विकास उन्होंने किया, लेकिन इस विकास के पीछे उनका लक्ष्य क्या था। देखिए, आधारभूत ढांचे को उन्होंने उसमें पैसा लगाया, उसमें निवेश किया, उसको उन्होंने जो है आगे बढ़ाया। भारत में चीजें ज्यादा नहीं थी, उन्होंने इनको बनाया, विकास किया, ये बात सही है। लेकिन इसके पीछे इनका उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि जनमानस को इनका लाभ मिले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनके दो लक्ष्य थे। अंग्रेजों के आधारभूत संरचना के विकास के पीछे दो लक्ष्य थे। पहला, जो इनको भारत से औद्योगिक तौर पर लूट खसोट करनी थी, जो भी उनको भारत से संपत्ति लूटनी थी, सामान यहां पे इकट्ठा करके निर्यात करना था या जो भी करना था इनको, उसमें वो काम सबसे एफिशिएंसी के साथ, सबसे आसानी से कैसे हो पाए, इसके आधार पे इन्होंने आधारभूत ढांचा बनाया। और दूसरा, अगर कहीं पर भी क्रांति हो, कहीं पर भी इनके राज के खिलाफ, इनके शासन के खिलाफ कोई आवाज उठे,
तो उस आवाज को दबाने के लिए कैसे जल्दी से जल्दी अपने सैन्य बलों को भेजा जा सके, इसकी व्यवस्था करने के लिए इन्होंने परिवहन के संसाधनों का विकास किया। तो आप अगर देखेंगे भी तो अंग्रेजों ने इन चीजों का विकास किया। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका लाभ आम लोगों ने नहीं उठाया, भाई रेलवे बनाया था सेना के लिए, पर आम लोग भी चलने लगे, अच्छी बात है। संचार के साधन या डाक हो गया, तार व्यवस्था हो गई, ये शुरू किया गया था सैन्य कम्युनिकेशन के लिए, आम लोग भी प्रयोग करने लगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, अगर केवल आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया होता तो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी जाता। भाई क्या होता है भाई, लेकिन आप देखेंगे अंग्रेजों ने इनका विकास जो किया, जलमार्गों का विकास जैसे किया, वो केवल कुछ ही क्षेत्रों में रह गया जो आर्थिक तौर पर अंग्रेजों के लिए जरूरी थे। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो इनके लिए आर्थिक तौर पे आवश्यक नहीं थे, इनको आर्थिक तौर पे उनकी कुछ ऐसी बहुत ज्यादा जरूरत थी नहीं। तो ये बात बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल है इस बात को समझना, ठीक है। तो अंग्रेजों के आधारभूत संरचना में इन्होंने विकास किया, इससे आप इनकार तो नहीं कर सकते, यह बात सही है। लेकिन लक्ष्य जो था, जैसे मैंने आपको बताया, दो लक्ष्य थे। एक था देश का आर्थिक दोहन और दूसरा था सैन्य पहुंच, कि अगर कहीं पर भी कोई समस्या हो तो सेना हमारी जल्दी पहुंच जाए। तो इसीलिए आप देखेंगे इनके आधारभूत ढांचे का भी जो विकास है वो जनता को ध्यान में रख के नहीं किया गया। जैसे अभी देखिए, आजकल अगर सरकारें विकास करती हैं तो वो कई बार ये कोशिश करती हैं कि भाई हमारी चीजें जो हैं, भले ही वहां लोग कम हैं, भले ही उसकी आर्थिक महत्ता कम है, लेकिन तब भी वहां पर हम संसाधन बनाएं ताकि हर आदमी तक संसाधन पहुंचे। अंग्रेजों ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, जहां पर संसाधन नहीं है वहां पे हमें कुछ नहीं करना, वो जगह की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस ये करना है कि उस पर कोई दूसरा कब्जा ना कर ले, और साथ के साथ ये देखना है कि भैया आर्थिक तौर पर जितना हम लूटपाट कर सकते हैं उतनी हम लूटपाट कर ले, उसमें कोई कसर ना रह जाए। ये दो चीजें, ये दो लक्ष्य जो है अंग्रेज हमेशा से लेकर चले थे, ये दो चीजें जो है यही उनका स्पष्ट तौर पर लक्ष्य था, ठीक है। अब अगर आप आगे देखेंगे, जैसा आपको मैंने बताया, ग्रामीण क्षेत्र तक, इसलिए देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम वाली सड़कों का अभाव निरंतर बना रहा। भाई अगर जनता के बारे में सोचते तो ग्रामीण सड़कें भी बनवाते, पर नहीं बनवाई, है ना। तो अब इसके अलावा क्या है, जबकि प्राकृतिक आपदा आती थी, अकाल पड़ता था, तो सबसे ज्यादा संकट किस पे आता था, ग्रामीणों पे आता था। पर अंग्रेजों को उनकी कोई परवाह थी नहीं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, ये उनका लक्ष्य ही नहीं था। तो आप देखेंगे ग्रामीण सड़क जो है वो कम रही, जिसका अभाव जो है बहुत बहुत बुरी तरह से रहा, ग्रामीण सड़क का अभाव रहा। और यही एक कारण रहा कि आप देखेंगे अकाल इत्यादि की दशा में इतने लोग मारे जाते थे क्योंकि गांव तक पहुंचना मुश्किल था, बहुत बड़ी समस्या थी ये, ठीक है। रेलों का विकास जो है उन्होंने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो भाई, हालांकि एक चीज होती है ना कि आप बनाते कोई चीज किसी और कारण से हो कुछ और जाता है, तो अंग्रेजों ने रेलों का विकास किया ये सोचकर कि हमारा माल, हमारी सेनाएं जल्दी पहुंचेंगी, लेकिन भारतीयों ने जो है उसका एक अलग प्रकार से प्रयोग करना शुरू कर दिया। खास तौर पे अगर आप महात्मा गांधी का जीवन देखेंगे तो महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचार में रेलों का बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी ने भाई, उनकी एक जिस तरह से भारत में सर्वमान्य उनकी स्वीकार्यता थी, उसके पीछे भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा हाथ था। महात्मा गांधी भारतीय रेल से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे। तो रेलवे जो है, इससे क्या हुआ, लोगों के सांस्कृतिक व्यवधान कम हुए, ठीक है, ये बात सही है। तो रेलवे के पीछे भी उनका उद्देश्य क्या था, रेलवे के पीछे भी उनका उद्देश्य क्या था, सैन्य उद्देश्य था उनका। लेकिन वास्तविकता में हुआ क्या, भारतीयों में एक प्रकार का सांस्कृतिक जुड़ाव शुरू हो गया कि भारतीय जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो गए। और खास तौर पे आप महात्मा गांधी के जीवन पे कोई भी किताब पढ़िए या आप जनरली भी इमेजेस देखिए तो आप देखेंगे महात्मा गांधी ट्रेन से उतर रहे हैं, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, कहीं भी हर जगह हजारों लाखों लोग उनका स्वागत करने आए हुए हैं। तो रेलवे की ये सुविधा थी ना कि महात्मा गांधी एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। अगर जा ही नहीं पाते तो स्वीकार्यता कैसे बनती, मान्यता कैसे बनती। तो अंग्रेजों ने जो है काम इसका बनाया था, इसको सैन्य लक्ष्यों से, लेकिन भारतीयों का सांस्कृतिक जुड़ाव जो है वो इसका एक साइड इफेक्ट था जो अंग्रेजों को पता ही नहीं चला कि ऐसा भी हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने कम से कम भारत में इन संसाधनों के विकास की शुरुआत की। लक्ष्य कुछ भी हो उनका, लेकिन उन्होंने शुरुआत की, इसका श्रेय उनको दिया जाना चाहिए। काफी कुछ उन्होंने इन चीजों का विकास किया और एक तरह से भारत को एक बेसिस बना के दिया, एक आधार बना के दिया इन्होंने आधारभूत संरचना का, ठीक है। आप निश्चित तौर पे इनका कारण जो है वो यही होगा।
उन्होंने जो है अपना प्रयास जो है इसलिए नहीं किया था, भारतीयों के लिए उन्होंने नहीं किया था, यह बात सही है, ठीक है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर एक आर्थिक स्थिति जो है उस पर ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। आप देखेंगे समुद्री जलमार्गों पर भी ध्यान नहीं दिया, आंतरिक जलमार्ग जो है वो अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका उदाहरण है। इसका निर्माण सरकारी कोष से किया, लेकिन रेल मार्ग से प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद जल मार्ग को छोड़ दिया गया। तो आपने क्या किया, जो हम अभी भी कहते हैं कि भाई जलमार्ग जो है भारत में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा इस प्रकार की नदियां हैं, समुद्र हैं, आंतरिक झीलें हैं, जो कि जिनके जरिए भारत में जलमार्ग से परिवहन हो सकता है। लेकिन अंग्रेजों ने उस पर कोई खास ध्यान दिया नहीं। उन्होंने कहा यार, जब रेल, हम उनका लक्ष्य था माल पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, अगर यह काम रेलवे से ही हो रहा है तो जलमार्ग पे क्यों ध्यान देना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अंग्रेजों ने करी, लेकिन तब भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो वो कर सकते थे पर उन्होंने नहीं करी। और इसमें हम एक इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं अवसर लागत। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्या होता है जिसको हम कहते हैं अवसर लागत, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन गलतियों की अवसर लागत जो है वो बहुत अधिक थी। देखिए, इसको मैं आपको समझा देता हूं। अवसर लागत क्या होती है, मान लीजिए आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि यार यूपीएससी की तैयारी में आपका कुल कितना खर्चा हो रहा है, तो आप में से कुछ लोग मैथ करोगे, कैलकुलेट करोगे कि सर कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने ऐसे 20,000 रुपए दिए हैं और किताबें खरीदी हैं इतने हजार की, 10,000 की, यहां वहां मैं गया, यहां मैंने एक ये वाला क्रैश कोर्स कर लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, स्टेशनरी, पेन, फलाना, ये सब आप जोड़ कर लोगे। आप में से कुछ लोग कहीं घर के बाहर रूम वूम लेके रहते होगे तो उसका भी रेंट वेंट जोड़ दोगे, बिजली का बिल, ये सब। तो आप कहते हो कि सर मेरा 1 लाख रुपया खर्च हुआ यूपीएससी की तैयारी करने में, मेरा 1 लाख रुपया खर्च हुआ। आप में से कई लोग ऐसा एनालिसिस दोगे। मैं उसमें एक चीज हमेशा और ऐड करने को बोलता हूं, मैं कहता हूं कि लेकिन आप ये बताओ उसमें आपके जीवन की अवसर लागत भी तो है भाई। अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते तो कुछ और कर रहे होते, कुछ तो कर रहे होते, घर पे खाली थोड़ा ना बैठे होते यार। चलो आप भले ही 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे होते पर कुछ तो कर रहे होते। आप में से कई लोग नौकरियां छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करने आए होंगे, या कई के पास होगा कि भाई यहां नौकरी लग जाएगी लेकिन वो नहीं करनी, यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो अगर मान लो आप 20,000 रुपए महीना कमा रहे होते या कमा सकते, ये आप में पोटेंशियल था, और आप 1 साल तक वो नौकरी नहीं कर रहे हो, तो ये 2,40,000 जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवसर लागत है। यानी कि ये आपका खर्चा नहीं हुआ, आपकी जेब से निकले नहीं, लेकिन आपकी जेब में निश्चित तौर पे आ जाते पर आए नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि भाई मैं अपनी एक दुकान खोलना चाहता हूं, मैं अपना एक बिजनेस करना चाहता हूं, मैं कह दूं कि यार मुझे बिजनेस के लिए लैंड मेरी कॉस्ट नहीं है, जमीन की कीमत मुझे नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास मेरे पिताजी की जमीन पड़ी है। अरे भाई, लेकिन उस जमीन का भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नहीं है। मतलब अगर वो जमीन मेरे पिताजी मुझे ना देते तो मैं तो उसको किराए पे दिया होता मैंने किसी को, वो किराया आ रहा होता, अब वो किराया नहीं आ रहा है। तो अवसर लागत भी एक प्रकार की लागत है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत में आधारभूत ढांचे का भी विकास जो है वो रोकथाम के किया, आधारभूत ढांचा हो गया, उद्योग हो गया, कृषि का आधुनिकीकरण हो गया, कृषि में निवेश, ये सारी चीजें जो अंग्रेजों ने वास्तविकता में कम किया नहीं की, इनकी जो वास्तविक नुकसान थे वो तो थे ही थे, लेकिन साथ में इनकी बहुत ज्यादा अवसर लागत भी थी। खास तौर पे उद्योगों के बारे में आपको मैं हमेशा बताता हूं, माफ कीजिएगा, कि औद्योगिक क्रांति का वो जमाना था, ये वो समय था जब पूरी दुनिया में उद्योग धंधों का विकास हो रहा था। और इस समय उद्योग धंधों के विकास पर फोकस करने की बजाय अंग्रेजों ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण भारत औद्योगिकीकरण की दौड़ में पिछड़ गया। और पिछड़ने का अंजाम हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे जीडीपी में, हमारे यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, हमारे यहां औद्योगिकीकरण जो है, विनिर्माण जो है, उसका जो शेयर है, उसका जो हिस्सा है वो बहुत कम है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अवसर लागत वाली चीजें हैं जिनको हमने देखा, जिनको हम समझ सकते हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। तो अब जैसे क्या हुआ, देखिए, भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बना के रखना था। आपने टेलीग्राम सिस्टम भारत में चालू किया, पर टेलीग्राम तो बहुत महंगा होता था यार। टेलीग्राम तो मतलब समझ रहे हो, आम आदमी तो जब कोई कतई घर में कोई किसी की मृत्यु हुई हो जाती थी तभी भेजता था, इतना महंगा होता था टेलीग्राम। तो उसका पर्पज ही ये था टेलीग्राम का कि भाई वो जो है बहुत महंगा था, तो केवल सरकारें ही प्रयोग करती थी कि भाई कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं झगड़ा फसाद हो गया,
तो ये सरकारी कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, बाकी आपकी जो डाक सेवाएं हैं उससे जो है निश्चित तौर पे लोगों को लाभ हुआ, लेकिन वो भी अपर्याप्त थी। वो हम जानते ही हैं कि यार डाक सेवा तो हमने भी आजादी के बाद भी बहुत वर्षों तक देखा कि कई कई महीना लगता था चिट्ठी पहुंचने में एक जगह से दूसरी जगह तक। तो आपने डाक सेवा का विकास तो किया, लेकिन यहां पर भी वही दिक्कत थी कि जो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहां पे आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आप दिल्ली से बंबई चिट्ठी भेज रहे हो तो वो जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन मान लो आप कहीं दूर दराज चिट्ठी भेज रहे हो तो वो आपकी आसानी से नहीं पहुंचती थी, क्योंकि आपका जो ढांचा था उस ढांचे का विकास बड़ा अपर्याप्त था। यही बात यहां पर आपकी किताब कहती आई है कि वो कह रही है कि ये बात ये याद रखिएगा कि वो यही कहते हैं कि आपका जो मतलब विकास है वो ऐसा नहीं है कि विकास हुआ नहीं था, पर अपर्याप्त विकास था। और अपर्याप्त होने का बहुत बड़ा कारण क्या था, जो आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया। अंग्रेजों के जमाने में किए गए हर काम को आपको उसी लेंस में से देखना है कि वो ये पहले दिन से जानते थे कि उनको इस देश में नहीं रहना। ये बात उनको पहले दिन से पता थी कि इस देश से केवल संपत्ति बटोरनी है, जितना लाभ उठाना है उठाना है, हमारा यहां बसने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि यार इस आदमी को शासक बना देंगे, यहीं पर रहेंगे, यहां पर आराम करेंगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनको हमेशा तो यह था कि यहां से जो भी हमें लाभ उठा सकते हैं वो उठाएंगे और हम वापस जाएंगे। तो इस कारण से आप देखेंगे अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो इस प्रकार की थी। चलिए साहब निष्कर्ष में आ जाते हैं। आखिरी पार्ट आ गया चैप्टर का एकदम। स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा हुआ था। याद रखिएगा, कृषि में पहले से भी बहुत ज्यादा श्रम अधिशेष था। अब ऊपर से क्या हुआ, देखिए कृषि में क्या हमारे यहां समस्या हुई, पहले से ही बहुत ज्यादा लोग थे, पहले ही बहुत ज्यादा लोग थे। अब आपने क्या किया, उत्पादकता में तो वृद्धि करी नहीं, ठीक है। आपने साथ के साथ क्या किया, भारत के जो शिल्प उद्योग थे, जो भारत के छोटे छोटे उद्योग थे, वो आपने खत्म कर दिए, वो आपने खत्म कर दिए। तो जो लोग इसमें लगे हुए थे कारीगर, वो कहां जाएंगे, सारे के सारे कृषि में गए कि नहीं गए। भाई कोई व्यक्ति था, मान लीजिए वो मलमल बनाता था, कपड़ा बनाता था, छोटा मोटा उसका कोई व्यापार था या फिर कोई शिल्प उद्योग था उसका, आपने उसका उद्योग बंद करा दिया, उसका उद्योग धंधे को आपने बर्बाद कर दिया। वो आदमी क्या करेगा, वापस कृषि में ही तो जाएगा, और क्या करेगा यार वो। तो कृषि जो है, जो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड थी, जिसमें पहले से बहुत ज्यादा लोग थे, उसमें और नए लोगों का आगमन हुआ और कृषि क्षेत्र हमारा बहुत ज्यादा भारी हो गया, जो आज भी है। मतलब आज भी हम जानते ही हैं कि स्थिति यही है भारत में, अभी भी हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। उत्पादकता का स्तर बहुत कम था, औद्योगिक क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण की विविधता नहीं थी। भाई एक ही प्रकार की कृषि है, कपड़ा उद्योग चले जा रहा है, क्षमता संवर्धन, सामाजिक निवेश में कमी थी, ठीक है। तो भाई आपने कौन सा आपने ऐसा प्रयास किया कि भारत के नागरिकों को सिखाया जाए, भाई भारत में अच्छे अच्छे मजदूर बनाए जाएं, अच्छा लेबर बनाया जाए, यह आपने कब प्रयास किया, कभी प्रयास नहीं किया। तो आपने कोई भारतीयों का स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रयास नहीं किया। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति को ही पोषित करने के लिए था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारित संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार और जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। यहां पर जनोन्मुखी विकास बहुत जरूरी है कि आपने रेलवे का विकास तो किया, लेकिन उसके पीछे भी जनता का हित जो है वो आपके दिमाग में कभी नहीं था। आप खाली अपने क्रांति और अपने शासन, अपनी औद्योगिक क्रांति और अपने शासन को ही दिमाग में रख के इनका विकास कर रहे थे। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी कि आपकी जो भी नीतियां हैं कृपया उनको जन कल्याण की तरफ पॉइंट कीजिए। ये जो आपकी नीतियां हैं ये जनता के भलाई के लिए नहीं है। ये बात जो है यहां पर कही गई, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो अंग्रेजों का शासनकाल जो है वो इस तरह का रहा। जब हम आजाद हुए इस तरह की अर्थव्यवस्था हमको मिली, ठीक है। चलिए ये हमारा पहला चैप्टर था। अब समय तो ज्यादा बचा नहीं, तो दूसरा चैप्टर अगली क्लास से शुरू करेंगे। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं, एनसीईआरटी की किताबें कैसे पढ़नी है, रिवीजन कैसे करना है, ये डाउट दिमाग में चल रहा है कि किताबें पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में नहीं आता, क्या मुश्किल है, क्या आसान है, क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी। 5 किताबों का सेट है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1199 रुपए में मिल जाएगा। एजे लाइफ कोड लगाओगे तो सब कुछ इसमें हो जाएगा और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो भाई आज ही खरीद
लीजिए एजे लाइव कोड लगाकर। और अगर आपको पुस्तकों में 18 किताबों का सेट चाहिए, यानी कि ये सेट खरीद लोगे तो आपको पूरे यूपीएससी के लिए और किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 18 किताबों का सेट है, सारी किताबें हिंदी में हैं, 4299 की आ जाएंगी अगर आप एजे लाइव कोड लगाओगे। ये किताबें अगर आप खरीद रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक तो आप जब जाएंगे तो अपना लैंग्वेज देख के लीजिएगा, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में लीजिए। अपना एड्रेस कृपया ठीक से भरिएगा। हर बार बच्चे बहुत हर महीने ऐसा होता है 3-4 केस के बच्चों ने अपना एड्रेस गलत भरा और उसके कारण जो है किताब ठीक जगह नहीं पहुंच पा रही है, तो यह गलती मत कीजिएगा। अपना पता भरने में ध्यान रखिएगा और जहां पे आप एड्रेस भरते हैं उसके नीचे ही अप्लाई प्रोमो कोड का ऑप्शन आता है। एजे लाइव कोड लगाएंगे तभी दाम इतना होगा, वरना दाम थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए और आज ही इन चीजों को खरीद कर इनमें से जो भी सेट आपको चाहिए, आप दोनों भी ले सकते हैं, कॉम्बो थोड़ा और सस्ता पड़ जाएगा, तो आप जो है इनको लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो अगली क्लास से कक्षा 11 के दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे और अपने एनसीईआरटी के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।